का निर्माण नहीं होता, उनके जो किनारे वाले भाग होते हैं, सिरे होते हैं, वहाँ पे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अस्थि मज्जा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाइट्रीकरण जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं। ठीक है यार, ये चल ही नहीं रहा है लाइव यार। गड़बड़ हो जा रहा है हमारी। नेटवर्क का इशू। बफरिंग कर रहा है, देखा था यहाँ बहुत कम स्पीड है यहाँ पे। रेड हो गया। सर्वे ले जाता। वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो फ्रेंड्स फिर से हम लाइव आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे थे, तो क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं और फिर से आप लाइव आ जाइए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले क्वेश्चन को हमने देख लिया था, और हम अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, वातावरण में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, और अमोनिया को नाइट्रेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जो वातावरण में जो नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, वो अमोनिया को, यहाँ पे तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं, फिर जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्राइट को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। जैसे नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन अपने अंदर ग्रहण नहीं करते, वो क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं अपने शोषण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने वाले जीवाणु होते हैं, उसी तरह से भूमि की उर्वरता को क्या है, घटाने वाले भी जीवाणु होते हैं। तो उस जीवाणु का अगर यहाँ पे नाम देखा जाए तो नाम उसका कौन सा है, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, थायोबैसिलस। तो जो थायोबैसिलस होता है वो क्या करता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको घटा देता है। ये क्या करता है, जो नाइट्रेट होता है, जिस रूप में पौधे नाइट्रेट को लेते हैं उसको क्या कर देता है, या तो ये अमोनिया में चेंज कर देता है या इसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है। तो इस तरह से चेंज होने से क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अस्थि का ऐसा संधि है, जॉइंट्स है, जो कि क्या है, बोन्स जॉइंट्स में नहीं आता है, बोन्स जॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइंडिंग, माइक्रो और सैडल।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी की बात कर लें बॉल एंड सॉकेट, तो ये जॉइंट्स है जो कि जो मनुष्य का अंश मेखला और श्रोणि मेखला होता है वहाँ पे पाया जाता है। फीमर को ज्वाइंट्स करता है ये किससे, श्रोणि मेखला से। और अंश मेखला की बात करें तो अंश मेखला में भी इस तरह के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, यानी माइक्रो जो है वो क्या है, ज्वाइंट्स नहीं है। बाकी के और जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, बोन्स ज्वाइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉल्स रिब तथा फ्लोटिंग रिब किस अंग में पाई जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वसीय पिंजर, सिर, मेरुदंड, श्रोणि मेखला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कह रहा है क्वेश्चन में कि रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, यानी वसीय पिंजर में। तो यहाँ पे वसीय पिंजर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम पढ़ रहे थे पिछले थ्योरी सेक्शन को, जब हम स्केलेटन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो स्केलेटन वाले टॉपिक में हम देख रहे थे कि जो चेस्ट होता है, चेस्ट में क्या है 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या है अलग अलग उनका जॉइंट्स होता है। और जो लास्ट वाला 11 नंबर और 12 नंबर वाला जो रिब्स होता है, 2 रिब्स, यानी 2 रिब्स एक साइड, 2 रिब्स दूसरे साइड, ये क्या होते हैं, ये पीछे स्पाइनल कार्ड से जुड़े होते हैं और आगे क्या होते हैं, दूसरा सिरा इनका अगला वाला स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग भी कहते हैं और फॉल्स रिब्ड भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो कोशिकाएं क्या है, पादप कोशिका भी होते हैं और जंतु कोशिका होते हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, माइटोकाइंडिया और कोशिका केंद्र। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें आपको कि जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, मुख्य रूप से डिफरेंस इनकी सेल की बात कर लें तो कोशिका भित्ति का होता है सेल वाल। जो पादप कोशिका होता है उनमें सेल वाल पाया जाता है और जंतु कोशिका होते हैं उनमें सेल वाल नहीं पाया जाता। बाकी के जो 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं ये क्या है, ये दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकाइंडिया हो गया, कोशिका केंद्रक हो गया, जीव द्रव्य हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है छोटी अस्थियों से, दूसरा है मांसपेशियों से, तीसरा जोड़ों से और चौथा है अस्थि बंध, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो लिंगामेंट भी कहते हैं। तो जो हमने पढ़ा था पीछे कि जो हड्डियों से हड्डियां का जो ज्वाइंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लिंगामेंट बोलते हैं, और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी बोलते हैं अस्थि बंध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सा विटामिन शरीर को विषैले तत्वों से बचाता है। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है विटामिन पी, विटामिन डी, विटामिन ए और इनमें से सभी। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि विटामिन जो पी होता है वो क्या है, मानव शरीर के जो विषैले तत्व, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करता है, विटामिन जो पी है वो रक्षा करता है, उसको उस विषैलेपन को कम करता है, जिससे क्या है बॉडी को सुरक्षा प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विटामिन पी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लीवर, छोटी आंत, अग्नाशय और पित्ताशय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी लीवर। तो जो लीवर है वो क्या करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज मिलता है, ब्लड में क्या है ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ जाता है, लीवर क्या करता है उसको कंट्रोल करता है, उसको उसको क्या करता है चेंज करके, उसको अलग फॉर्मेशन करके स्टोर अपने अंदर कर लेता है और मांसपेशियों में इसका स्टोर कर लेता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, बॉडी को बाहर से क्या है ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, तो जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज अपने अंदर लीवर रखता है, उसको रिलीज करके क्या करता है हमारे बॉडी को पूर्ति करता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित ये कर देने वाला कौन सा है, लीवर। तो जो वसा है उससे ही क्या होता है,
वसा से ही ये जो लीवर में जो जूस, लीवर का जूस जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं। ये क्या करता है, ये वसा को भी पाचन करने में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लीवर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पित्त यानी इसको बायल भी बोलते हैं इंग्लिश में, शरीर में कहाँ बनता है? तो फ्रेंड्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। तो जो बायल जूस होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण लीवर में होता है। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो ये इसका स्टोरेज कहाँ होता है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, वहाँ पे इसका स्टोर होना होता है। और स्टोर होकर धीरे धीरे क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, पैंक्रियाज जूस के साथ मिलकर क्या करता है, भोजन के पूरी तरह पाचन करने में सहायता करता है। तो इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी लीवर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोमलेशिया या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया या सूखा रोग, या इसे रिकेट्स भी कहते हैं। तो विटामिन कमी जिस व्यक्ति में हो जाता है उसको क्या है, इस तरह के रोग हो जाता है, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स। इसके 3 नाम अलग अलग ये हैं नाम, इसको किसी भी नाम से एग्जाम में दे सकता है। तो ये 3 नाम को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उपांगीय कंकाल क्या होते हैं? तो जब हम थ्योरी सेक्शन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम रेखीय कंकाल और उपांगीय कंकाल पढ़ रहे थे। रेखीय कंकाल में हम देख रहे थे कि जो वर्टिब्रल कॉलम के जो पैर में लगे हुए थे उसको क्या कहते थे हम, उसको कहते थे रेखीय कंकाल, जिसमें कि हम बात करें स्पाइनल कार्ड, स्कल और श्रोणि मेखला, ये सब आते थे। लेकिन अगर हम उपांगीय कंकाल की बात कर लें तो उपांगीय कंकाल जो होते हैं वो जैसे कि हम हाथ, अगर हैंड की अगर बोन्स का ले, हाथों की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, जो क्या है इनसे जुड़े हुए होते हैं, उपांगीय कहलाते हैं, उपांगीय कंकाल कहलाते हैं। तो बाकी के अगर अग्रपाद की बात कर लें, पक्षपाद की बात कर लें यानी पैर की, अग्रपाद की तो हाथ की, और श्रोणि मेखला, ये सब क्या है, ये सब हमारे उपांगीय कंकाल के भाग हैं। लेकिन जो वक्षीय पिंजर है वो क्या है, यानी रिब्स वाले जो भाग हैं वो क्या है, वो उपांगीय कंकाल के भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्षीय पिंजर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर किसी मनुष्य के शरीर में जिंक तत्व की कमी हो जाए तो वह किस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, रिकेट्स, सरफंदी, मंदबुद्धि और नपुंसकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जिस व्यक्ति में जिंक तत्व की कमी हो जाती है उसमें क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है, और उसके क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम और आने लगते हैं। क्योंकि जो जिंक होता है वो विटामिन ई का वहन करता है। विटामिन ई आपको जानते हैं कि उससे क्या होता है, उससे नपुंसकता ज़्यादा जनरेट होता है। अगर विटामिन जी पूरी तरह से और सही तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी नपुंसकता। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यकृत, पैंक्रियाज, पित्त और दिल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को बोले तो अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में। लेकिन अगर पहली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत यानी लीवर। तो इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो पैंक्रियाज यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि खट्टे फलों को प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी जेम्स लिंड, जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि अगर हम अधिक से अधिक खट्टे फलों का यूज करें तो जो स्कर्वी रोग होता है उससे ज़्यादातर बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसके इसके जो स्कर्वी रोग से बचाव के लिए जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने बताया था उनका नाम क्या था, जेम्स लीड, यानी ऑप्शन बी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 16।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा फल सबसे लाभदायक होता है? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनानास, अंगूर, खजूर, सेब। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेब में क्या है, भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि क्या है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। हृदय धड़कन जो होता है, जो हार्ट बीट होता है, उसको नियंत्रण करता है, जो इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो इसलिए अगर सेब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या है, हृदय से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है उससे दूर रहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट। तो फ्रेंड्स, जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गन्स और जो भी बॉडी हमारा बना हुआ है, सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है? कोशिका होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी तरह विभिन्न कोशिकाएं, जैसे अलग अलग ऑर्गन है तो अलग अलग उनके लिए सेल्स बने हुए हैं, सेल्स से मिलकर टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं। उसी तरह अस्थियां भी क्या हैं? अस्थियां भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो अस्थि कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य की बाईपास सर्जरी में हृदय की धमनी से कौन सी धमनी जोड़कर शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती है? तो फ्रेंड्स, जब बाईपास सर्जरी की जाती है हार्ट की, तो उसमें क्या है, रेडियल धमनी, मेमरी धमनी और सेफ्लस वेन्स, ये क्या है, तीनों को ज्वाइंट्स करके हार्ट में क्या है, प्रवेश कराया जाता है। इससे बाईपास सर्जरी इसके द्वारा संपन्न की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों की जरूरत होती है, रेडियल, मेमरी और सेफ्लन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैबुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार की अस्थियों के उदाहरण हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चपटी अस्थियां, वायु अस्थियां, ग्रंथि अनस्थियां और लघु अनस्थियां। तो इसमें क्या है, जो इस स्कैबुला, स्टर्नम और रिब्स होती हैं, वो क्या है, चपटी अस्थियों के उदाहरण हैं। जो स्कैबुला, स्टर्नम और जो रिब्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये चेस्ट वाले भाग में होते हैं। जैसे कि आपने रिब्स देखा होगा, जो पसलियाँ देखे होंगे, वो क्या है, चपटी होती हैं। स्टर्नम की बात करें तो चेस्ट के आगे वाला भाग जो रिब्स को दूसरे छोर को जोड़ती हैं, उसे स्टर्नम कहते हैं। ये भी कैसा होता है? चपटा होता है। स्कैबुला भी क्या है, स्कैबुला भी चेस्ट में ही पाए जाते हैं, रिब्स वाले भाग में। ये भी क्या होता है, चपटी हड्डियां होती हैं। तो ये तीनों क्या है, चपटी हड्डियों का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चपटी अस्थियां। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेलेनिन, मेलाटोनिक, सिरिक्सिडिन, सेटोकैनिन। तो इसमें चारों में से राइट आंसर हो जाएगा इसका मेलाटोनिक। तो मेलाटोनिक जो क्या है, एक हार्मोन है, जो कि क्या है, हर व्यक्तियों में पाया जाता है। जैसे जैसे शाम होता जाता है, इसका क्या है, स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है, और रात में क्या है, बहुत मात्रा में इसका स्रावित होता है, जिसके माध्यम से क्या है, व्यक्ति सोने की इच्छा होने लगती है रात में। उसी तरह से जैसे जैसे रात कम होता जाता है, मॉर्निंग आती जाती है, इस जिससे क्या है, मेलाटोनिक का स्राव कम होते जाता है और व्यक्ति का नींद खुलने लगता है। तो सोने और जागने के लिए जो क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, वो कौन सा है? मेलाटोनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा संतुलन एवं नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लीवर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी पैराथायराइड। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, मनुष्य के अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिसके माध्यम से क्या है, कैल्शियम का समन्वय सही ढंग से होता है और एक अस्थायी रूप से बना रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो इंसुलिन होता है, वो क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है, जो किससे पाया जाता है? बीटा सेल से निकलता है। तो इस 4 ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा बीटा सेल। अगर अल्फा सेल की बात करें तो जो अल्फा सेल होता है, उससे ग्लूकेगान निकलता है, क्योंकि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में ये सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा,
डेल्टा, ये सारे सेल पाए जाते हैं, जिससे क्या है विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और विभिन्न प्रकार के जो हमारी शारीरिक क्रिया होती है उनका नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंसुलिन का, तो इंसुलिन बीटा सेल से निकलते हैं, जिसको क्या करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अस्थि मज्जा का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हीमेटोपोसिस। तो हीमेटोपोसिस जो है, इन कोशिकाओं के माध्यम से क्या है, बोन मैरो का निर्माण होता है। और बोन मैरो के माध्यम से क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का ही निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछता है कि अस्थि मज्जा कोशिकाओं के नाम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में मानव सोडियम की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि मानव शरीर में सोडियम की प्रतिदिन की कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 2.5 ग्राम। तो जो मानव शरीर है, जो एक वयस्क व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति है, उसको प्रतिदिन अगर बात करें सोडियम की मात्रा की, तो कितना ग्राम चाहिए, 2.5 यानी 2.5 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सोडियम क्या है, जो हमारी पेशियां होते हैं उनके संकुचन और प्राकुचन करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिसके माध्यम से यह क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है, जो प्रतिदिन 2.5 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2.5 ग्राम। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में डीएनए पाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, उपयुक्त में से दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो डीएनए पाया जाता है, और डीएनए क्या है, कोशिका में पाया जाता है। जो सेल होते हैं, यानी हर सेल में, अगर आरबीसी की बात कर लें, डब्ल्यूबीसी की बात कर लें, यानी किसी भी चीज़ की बात कर लें जो हमारे बॉडी में है, हर एक पार्ट क्या है, सेल से मिलकर बना है, और हर सेल में क्या है, डीएनए पाया जाता है। और सेल